नमस्ते छात्रों एवं साथियों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमए जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हम लोगों ने पाठ का आरंभ किया है, कुछ परिच्छेदों का भी अध्ययन किया है। अब तक हम लोगों ने देखा है कि आज के इस युग में पूरी दुनिया में भौतिक विकास हासिल करने के लिए स्पर्धा लगी हुई है और इसके कारण अनेक विसंगतियों को जन्म दिया गया है। अनेक संकटों का मनुष्य को सामना करना पड़ रहा है और उसमें से एक समस्या है ओजोन विघटन का संकट। ओजोन की जानकारी हासिल करते वक्त हम लोगों ने देखा है कि ओजोन जो है एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी हुई है। यह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। यह पृथ्वी की रक्षा भी करती है और इसका स्पष्टीकरण करते वक्त मैंने आपको एक आकृति भी पिछले वीडियो में दिखाई है। जो वायुमंडल के जो 5 भाग हैं उसका वहां पर स्पष्टीकरण किया गया है और वायुमंडल के जो 5 भाग हैं उसमें सबसे पहला जो एक क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, दूसरा जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मिसोस्फियर, चौथा भाग आयन मंडल आयोनोस्फियर और पांचवा भाग बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। अब इस 5 भागों में से जो दूसरा भाग है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पर जो ओजोन लेयर है वह दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। इसके बारे में पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की गई है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा है कि जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, उनसे पृथ्वी की रक्षा यह ओजोन परत करती हैं। और अगर यह किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं तो त्वचा कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में हम लोगों ने की है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना नंबर 52 आखिरी परिचय देखिए। सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं। उदाहरणार्थ, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में सीएफसी का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर सीएफसी यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। तो चलिए यहाँ तक का जो परिचय है उसका सबसे पहले स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिचय में लेखक ने ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है इसकी जानकारी दे दी है। हमें मालूम है कि हमारे दैनंदिन जीवन में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री,
दवाएं, रंग, रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रिज, एसी, एयर कंडीशनर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है या उसके बिना हम रह नहीं सकते। 1930 से पहले प्रशीतन यानी ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। लेकिन यह गैस इस्तेमाल करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां थी। जैसे यह गैस तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण यानी तीव्र, उग्र, और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी थी। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को उचित विकल्प की तलाश थी। इसी खोजबीन में 30 के दशक में यानी 1930 में थॉमस मिडलेजी ने सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि सिद्ध हुई। इसके अध्ययन से पता चला कि सीएफसी रसायन सर्वोत्तम प्रतिशत हो सकते हैं। सबसे अच्छे प्रतिशत प्रतिशत उस वक्त वह माना गया, क्योंकि यह जो प्रतिशत है यह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील तथा अज्वलनशील थे। यह रसायन उत्तम प्रशीतक होने के कारण सभी सीएफसी का ही उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ले ली और सीएफसी का उपयोग होने लगा। इसके बाद सीएफसी यौगिकों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होने लगा। इतना ही नहीं, घरेलू कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग, रोगन, फ्रिज, एसी, एयर कंडीशनर आदि में सीएफसी का ही इस्तेमाल होने लगा। अब अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको पर्याय सीएफसी का आ गया, इसीलिए सीएफसी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में होने लगा। लेकिन ये जो सीएफसी है इसका भी खास गुण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसका विश्लेषण, स्पष्टीकरण अगले परिच्छेद में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं। देखें, ध्यान दीजिए किताब में। सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक एफ एस रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छिद चुकी है और उसकी वजह से वह एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिदने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। तो यहां तक का परिचय जो है उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर लेखक कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने सीएफसी यौगिकों का इस्तेमाल बढ़ने के कारण ओजोन परत को किस प्रकार क्षति पहुंच रही है
इसके बारे में विवरण किया हुआ है। सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि वह नष्ट नहीं होते, न उनका ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन, और ये पानी में भी नहीं घुलते। फिर सवाल यह उठता है कि इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। इस सवाल पर अमेरिकी वैज्ञानिक यप यस रोलैंड यप यस रोलैंड जी का जब शोध पत्र 1974 में नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। उस शोध पत्र में रोलैंड जी ने जो निष्कर्ष दिया था कि ये जो सीएफसी यौगिक हैं वह धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। यह लेख पढ़कर कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनकी बातों को खास महत्व नहीं दिया। लेकिन कुछ ही साल बाद ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की पुष्टि हुई। जो रोलैंड ने बात कही थी उसकी पुष्टि वह चित्र देखकर हो गई। ब्रिटिश टीम ने यह चेतावनी दी कि यदि ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिजने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। यह चेतावनी ब्रिटिश टीम ने दी थी। तो इस सीएफसी रसायन के कारण किस प्रकार ये जो ओजोन परत है उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, उसके बारे में विश्लेषण स्पष्टीकरण अगले परिच्छेद में लेखक जी ने किया है। तो चलिए अगला परिच्छेद भी देखते हैं। सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं। सीएफसी रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिदती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस सीएफसी को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यह गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। तो चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में हमें जानेंगे कि सीएफसी से ओजोन परत को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। सीएफसी रसायन हवा से भी हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद
वह मुक्त होकर सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु को तोड़ देती है। तो यह ऊपर हल्के होने के कारण, हवा से भी हल्के होने के कारण जब वो ऊपर पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंचने के बाद किस प्रकार ये जो सीएफसी रसायन है, यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। यह आपको मैं आकृति के माध्यम से स्पष्ट करवाता हूं। अच्छी तरह ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार ये जो सीएफसी है वह ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। अब पिछले तासिका में मैंने आपको ओजोन परत का स्पष्टीकरण करते वक्त यह आकृति दिखाई थी और उसमें बताया था कि ये जो ओजोन परत है यह वायुमंडल का जो दूसरा भाग है, 5 भागों में से जो दूसरा भाग है, पहला क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल, यहाँ पर ये जो ओजोन की परत है वो बनती है, ओजोन लेयर। और यह सूर्य की जो किरणें आती हैं, यह सूर्य की किरणों को वहां पर अवशोषित करती हैं, पृथ्वी तक आने नहीं देती। अब यहाँ पर ये जो किरणें हैं किस प्रकार रक्षा करती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जानकारी देखी है कि ये जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ये जो ओजोन लेयर है वो जिसे हम O3 कहते हैं, O3 3 परमाणुओं से बना हुआ है। अब ये जो ओजोन परत है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से O परमाणु, O अणु और O बराबर जो O3, यानी 3 अणु से, ऑक्सीजन अणु परमाणु से ये जो ओजोन 3 है वो बना हुआ है, ओजोन गैस बनी हुई है। अब ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आने के बाद इसका विघटन होता है। अब विघटन होने के बाद, ये किरणों से विघटन होने के बाद ये जो O है, विघटन होने के बाद O का O2 में परिवर्तन होता है और O2 में परिवर्तन होने के बाद रात के समय फिर एकीकरण होकर O3 बनता है, O3 बनता है, रात को O3 बनता है। अब जब सूर्य की अतिनील किरणें जो है, यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं, इसका विघटन होने के बाद रात के समय फिर संयुक्तिकरण होने के बाद O3 बनता है, यानी फिर ओजोन बनता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन जब नीचे सीएफसी के कारण ये जो कार्बन है, यह कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक से सीएफसी बना हुआ है। कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक से ये जो सीएफसी है वो बना हुआ है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सूत्र है वो है CF2Cl2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र है। अब इसका विघटन जब ये ऊपर जाता है, हल्के होने के कारण जब ऊपर जाता है और ये जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों से इनका संपर्क आता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु को तोड़ देती है, जिससे एक क्लोरीन NaCl परमाणु पृथक विभक्त हो जाता है। क्लोरीन अत्यधिक सक्रिय गैस है। जब क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु के संपर्क में आता है तो यह एक ऑक्सीजन परमाणु से संयोग कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है तथा ओजोन को ऑक्सीजन अणु में तोड़ देता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परमाणु के साथ
पुनः क्रिया करके ऑक्सीजन तथा क्लोरीन का निर्माण करते हैं। यही क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है। इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है और ओजोन परत का क्षरण होता रहता है। नीचे से जाने वाली जो भी CFC है उसका विघटन हो जाता है और विघटन होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर नहीं बनता और नीचे धीरे धीरे ये जो ओजोन परत है उसका क्षरण या क्षति उसको पहुँचती है। तो ये जो क्षति है वो किस प्रकार पहुँचती हैं वो भी आपको आगे एक छोटे वीडियो के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करवाता हूँ, वो भी देखिए। मशीनों तथा फोम एयर कंडीशनर मशीनों तथा फोम निर्माण उद्योगों में काम में लिए जाते हैं। इनके द्वारा ये रासायनिक पदार्थ वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ये रसायन वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को भयंकर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है और उसमें छिद्र भी हो जाते हैं। इन छिद्रों से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक आ जाती हैं और जीवधारियों पर घातक प्रभाव। तो किस प्रकार ये जो CFC है यह ओजोन परत को क्षति पहुंच जाते हैं, ये चलचित्र के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा है। और इस प्रकार ओजोन परत उसको क्षति पहुंचती है और जो पराबैंगनी किरणें हैं वह सीधे धरती या पृथ्वी पर आ सकते हैं और उससे पृथ्वी की जो सजीव सृष्टि है उसको नुकसान पहुंच सकता है। आगे के जो परिच्छेद है इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी है वह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।